वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमने सबसे पहले जो चैप्टर जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा वो टॉपिक था मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में हमने बात की थी कि साहब कॉस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो मटेरियल कॉस्ट में किस किस तरह से सेविंग की जा सकती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग में किस तरह से हम पैसा बचा सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट्स बढ़ सकता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि आप मटेरियल कम लगा के, मटेरियल हल्की क्वालिटी का लगा के, आप सस्ता मटेरियल लगा के, ऐसा नहीं है कि आप पैसा बचाना चाहेंगे क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो मटेरियल से रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें हो सकती है वो हमें चेक करनी थी। कहां कहां से हम पैसे की सेविंग कर सकते हैं, कहां कहां से हम कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी पर्सन के यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो प्रोडक्ट का सेलर हो, उसकी यहाँ पे मटेरियल या हम बोले स्टॉक जो है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? क्योंकि अगर उसके यहाँ पे स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उसके कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो बिना माल लिए चले जाएंगे, या फिर अगर वो एक मैन्युफैक्चरर है तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब सोचिए एक फैक्ट्री वाला पर्सन है, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो उसको अपने फैक्ट्री का किराया भी देना पड़ेगा, अपनी लेबर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, लेकिन काम उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो उसको नुकसान होता है। उसी तरह अगर एक शॉपकीपर है, उसके यहाँ पे स्टॉक नहीं होता है तो उसके यहाँ से एक कस्टमर दूसरी शॉप पे चला जाएगा और उसको भी नुकसान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं किसी के यहाँ भी स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। और स्टॉक खत्म कब नहीं होता है? जब वो अपने यहाँ पे एक रीऑर्डर लेवल मेंटेन करता है, मतलब वो ये ध्यान रखता है कि मुझे कब दोबारा माल मंगवाने का ऑर्डर देना है। अगर उसे ये बात पक्का पता है कि मुझे कब दोबारा माल मंगवाना है जिससे कि मेरे यहाँ पे कभी खत्म ना हो, तो उसका स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले को हमने कहा था रीऑर्डर लेवल। आप सबने, जो लोग कल की क्लास में नहीं थे, क्या उन्होंने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली थी? मैंने सबको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी थी। यस सर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज जो कल हमने देखी थी वो था बेटा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हमने आपको कहा था कि रीऑर्डर लेवल में आप क्या देखेंगे? रीऑर्डर लेवल में आपने देखा रीऑर्डर लेवल, इसको ROL भी कहते हैं। रीऑर्डर लेवल को ROL भी कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन। आपके यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होता है और नया माल आने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। हमने कल इसका एक एग्जांपल भी देखा था। तो ये आपको क्या बताता है? ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कब आपको दोबारा माल मंगवाना है। समझ गए? यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद सेकंड, अब हमारा सेकंड टारगेट था कि साहब इकोनॉमिक, कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट में कहते हैं EOQ। ये क्या कहता है बेटा? ये बताता है आपको कि आपको कितना माल मंगवाना है। एक बार में जब आप ऑर्डर देंगे तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि माल कब मंगवाना है, लेकिन आपको एक बार में कितना माल मंगवाना चाहिए, जिससे क्या डिसाइड करेंगे कि साहब माल बार बार मंगवाओगे तो कॉस्ट बार बार लगेगी, तो सर एक बार में सारा मंगवा लें। मैंने कहा अगर एक बार में मंगवा लोगे तो मंगवाने की कॉस्ट तो एक बार लगेगी, लेकिन उसमें से कुछ माल खराब हो जाएगा, फिर ज्यादा मंगवाओगे तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी वजह से हमारी दो कॉस्ट है, वो दो कॉस्ट अफेक्ट होती है। कौन कौन सी? तो ये कहता है कि साहब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है एट दिस लेवल, ordering cost and carrying cost is minimum। इस लेवल पे आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम होती है, एकदम सबसे कम। तो बोले सर ये लेवल कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इस लेवल को डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूले में क्या कहा गया? EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू AO अपॉन C, अंडर रूट 2AO अपॉन C। यहां पे सर A का मतलब क्या है? A का मतलब होता है बेटा एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड का मतलब पूरे साल में आपको कितने मटेरियल की जरूरत है, तो एनुअल डिमांड। और ये एनुअल डिमांड किस में आएगी? इन यूनिट्स। वो यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट भी हो सकती है, वो केजी भी हो सकता है, वो टन भी हो सकता है, जो भी आपका मेजर करने का यूनिट है। सर ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखो इसके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है साहब। फिर आता है सी। सी क्या कहता है? ये कहता है साहब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम। एक यूनिट को एक साल तक हमारे यहां पे स्टोर करने में कितना पैसा जाएगा। मतलब मान लो साल के पहले दिन हम एक यूनिट खरीदते हैं और साल के लास्ट तक हमेशा हमारे पास एक यूनिट पड़ी रहती है, तो उस एक यूनिट को पूरे साल तक हमारे पास रखे रखते हैं तो हमारा कितना पैसा लगता है। अब बात आती है कि सर ये कैरिंग कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट होती है? तो एक बात मुझे बताइए, एक साल तक आप उस यूनिट को अपने यहां पे रख के रखेंगे तो आपका कौन कौन सा पैसा लगेगा? एक साल तक आप उस यूनिट को अपने यहां पे रखेंगे तो आपका कौन कौन सा पैसा लगेगा? क्या आपकी जगह का किराया लगेगा? Yes, sir. ठीक है। क्या वो यूनिट खराब हो सकती है? Yes, sir. मतलब उसका कुछ हिस्सा हो सकता है। जी। फिर हम ये कहते हैं साहब जितने पैसे से आपने वो यूनिट खरीदी है, जितने पैसे से आपने वो यूनिट खरीदी है, उतना पैसा अगर आप बैंक में जमा करा देते तो क्या आपको उतने पैसे पे इंटरेस्ट मिलता? Yes, sir. तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी लगेगा। और आपने हो सकता है उस स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हो तो आपकी इंश्योरेंस का पैसा भी लगेगा। मतलब एक साल तक रखने की वजह से आप उस पे जितने भी आपके खर्चे लग रहे हैं वो सारे खर्चे कौन से
कहलाएंगे वो सारे खर्चे कहलाते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट भी आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आता है, उन सबको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? कैरिंग कॉस्ट। समझ गए? Yes, sir. चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत छोटा सा। इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए, आपको लिखना नहीं है, मतलब समझना है। देखो ईओक्यू ने क्या कहा? ईओक्यू ने कहा ये वो लेवल है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होती है, लेकिन ये एक बात को मान के चलता है। ये क्या मान के चलता है? परचेज कॉस्ट रिमेन सेम। ये कहता है बेटा मेरे फॉर्मूले से जो आप आंसर निकालोगे ना, वो आंसर में आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी। कौन सी कॉस्ट सबसे कम होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, कैरिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूं उसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी परचेज कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। जैसे मैं एक मार्कर मार्केट में खरीदने जाऊं तो 10 रुपए का मिलता है, तो आपको 2 खरीदने जाओगे तो 20 रुपए के मिलेंगे, आप कहो 10 खरीदने जाओगे तो 100 रुपए के मिलेंगे, आप कहो सब 100 खरीदने जाओगे तो 1000 रुपए के मिलेंगे। मतलब परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर परचेज कॉस्ट में चेंज होता है तो जरूरी नहीं है कि मेरे फॉर्मूले से जो आंसर आया है उसके हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट कम हो। इन 2 कॉस्ट की तो मैं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन टोटल कॉस्ट की मैं गारंटी नहीं लेता। तो इसलिए ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपकी परचेज कॉस्ट सेम है ना तो फिर मेरा आंसर सबसे सही आएगा। ठीक है, डन। Yes, sir. चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा ये वो वाला क्वेश्चन है जो ये मान के चलिए कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपसे ईओक्यू जरूर पूछा जाएगा, और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मतलब हर साल के पेपर में ईओक्यू का क्वेश्चन जरूर आता है। आपको कॉस्टिंग के पेपर में ईओक्यू मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 2 नंबर का मिले, चाहे 5 नंबर का मिले, चाहे 4 नंबर का मिले, ईओक्यू आपको पेपर में जरूर मिलेगा। डन। तो समझ गए ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? Yes, sir. चलिए अब एक छोटी सी बात, आप अपने यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं उस एग्जाम्पल का डेटा यहां पे लिख रहा हूं, वो डेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, आप अपने यहां पे वो डेटा लिखेंगे। डेटा क्या कहता है? एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन है 10,000 केजी। पूरे साल में कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है? पूरे साल में 10,000 केजी की जरूरत पड़ती है। फिर ये कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए। चलिए साहब, दूसरी बात भी होगी। तीसरा क्या कहता है? परचेज प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। 1 किलो रॉ मटेरियल कितने रुपए में आता है? 1 किलो रॉ मटेरियल 2 रुपए में आता है। ठीक है साहब। और उसके बाद ये कहता है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट इसने क्या कहा? स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 8% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। ये लो सर। अब सबसे पहले, अब इसके आगे इन्होंने लिख दिया कैलकुलेट ईओक्यू। आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है।
साहब ईओक्यू कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, क्या कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए कि आपकी एनुअल डिमांड कितनी है। ईओक्यू जैसे ही निकालने के लिए बोला जाए, आपके पास फॉर्मूला आ जाता है 2AO/C। अब 2A के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको A की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू कितनी है? 1000 kg. 10,000 kg। ये लीजिए साहब, A की वैल्यू होगी 10,000 kg एनुअल डिमांड। O की वैल्यू कितनी है? 50 O का rupees. मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 50 rupees. ₹50। वेरी गुड। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? Stock. इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। किस चीज का स्टॉक? मटेरियल का स्टॉक। फिर इसने कहा स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? क्या स्टोरेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट होती है? Yes, sir. ठीक है, हमने मान लिया स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट होती है। चलो डन। फिर बात आई कि 8% ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 किलो स्टॉक, 1 kg जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 rupees. ₹2। 1 किलो मटेरियल ₹2 में आता है और उसकी स्टोरेज कॉस्ट लगती है 8%। मतलब 1 किलो मटेरियल को पूरे साल तक रखने पे कितना पैसा खर्च होगा? 2 का 8%। 2 का 8%, समझ गए? Yes, sir. कितना पैसा हो गया? 0.16। क्लियर है? दोबारा से सोचिए, मैंने आपको कहा था कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलो। 1 किलो पे कैरिंग कॉस्ट कितनी लगती है? 8%। तो पूरे साल का कितना हो गया? 2 का 8%। 2 का 8% मतलब 0.16। डन। Yes, sir. फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूले में रख देते हैं। चलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस 50, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 15, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय 0.16। आंसर निकाल के बता दीजिए जल्दी से। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 से, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, फिर डिवाइड कीजिए 0.16 से, और फिर रूट का बटन दबा दीजिए। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए थोड़ा सा। 0.4. 0.4 कैसे आएगा बेटा? दोबारा से देखिए, नहीं आएगा, गलत बोल रहे हैं आप। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.16, फिर रूट का बटन दबाइए। 2500. 2500। वेरी गुड। योर आंसर इज 2500 यूनिट। डन। तो इसका मतलब ये कहता है कि एक बार में आपको कितनी यूनिट मंगवानी चाहिए? एक बार में आपको 2500 यूनिट मंगवानी चाहिए। अगर एक बार में आप 2500 यूनिट मंगवाते हैं
तो आपकी कॉस्ट जो आएगी वो सबसे कम आएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है सर, इस बात को प्रूव करके बताओ ना। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए तो हमारी एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो सही है। तो फ्यूचर में जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे मन में ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि क्या हमारा आंसर सही है या हमारा आंसर गलत है। तो हम इस आंसर के साथ सारे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं क्या? यस सर। चलिए, तो इसके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस आंसर के साथ। चलिए, मैं एक बात लिखता हूं। मैंने कहा कि जैसा उसने कहा, सबसे पहले मैं एक बार में कितनी यूनिट मंगवाता हूं? सबसे पहले मैं एक बार में 2500 यूनिट मंगवाता हूं। तो एक बात बताइए, 2500 यूनिट मंगवाएंगे तो परचेज कॉस्ट कितनी लगेगी? ये तो मैं अपने मन से लिख रहा हूं, वैसे परचेज कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अच्छा, एक बार में 2500 मंगाओगे तो पूरे साल में कितनी मंगाओगे? हाँ भाई, एकता, कनिका, कृष्णा, पूरे साल में तो जितनी डिमांड है उतनी मंगवाएंगे। यस सर। तो इसका मतलब पूरे साल में आप कितनी यूनिट खरीदोगे? 10,000 खरीदोगे। यस सर। तो 10,000 यूनिट खरीदोगे तो 10,000 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से खरीदोगे। यस सर। हाँ तो सर। आपका कितना पैसा खर्च होगा? आपके 20,000 रुपीज खर्च हो जाएंगे। डन? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें प्लस कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बात बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में आपको कितनी यूनिट मंगानी है? 10,000। एक बार में कितनी मंगवाते हो? 25। तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? कितनी बार माल मंगवाना पड़ेगा? 4 times। 4 टाइम्स। पूरे साल में मंगवानी है 10,000, एक बार में मंगवाते हो 2,500, तो पूरे साल में आपको 4 बार माल मंगवाना पड़ेगा। पक्का? यस सर। ठीक है, एक बार माल मंगवाने के कितने पैसे लगते हैं? 50 rupees। 50 रुपीज। तो ये जो आपकी कॉस्ट आती है वो कितनी आ जाएगी? 200। 200। वेरी गुड। चलिए साहब, ये भी मैंने कह दिया। अब फिर आ जाता है प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना आया? एक बात बताओ बेटा, आप अभी अभी एक बार में कितनी यूनिट मंगवाओगे? एक बार में कितनी यूनिट मंगाओगे? 2500। 2500। अब आज आपके पास 2500 यूनिट आ गई, तो आप उस 2500 को काम में लेना स्टार्ट कर दोगे। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वो 2500 खत्म हो जाएगी। पक्का? यस सर। और आपके पास दोबारा से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2500। 2500। यस सर। तो एक बात बताओ, क्या आपके पास पूरे साल 2500 रही या कुछ कम रही? कम हुई ना सर। कम रही। देखो, हम कहते हैं कि भाई आपको ऐसा निकालना पड़ेगा कि एवरेज कितनी यूनिट आपके पास रही। तो आपने एक दिन तो आई है आपके पास 2500, फिर ये खत्म होते होते लास्ट में जाके क्या होगी? 0 डिवाइडेड बाय 2।
क्या ऐसा बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2? Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा, ये एवरेज स्टॉक आ जाएगा। Yes, sir. तो हमने कहा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब एवरेजली आपके पास पूरे साल कितनी यूनिट रहती है? 1250. 1250। क्या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मुझे ये प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऐसा ही करना है, प्लस 0। Yes, sir. भाई आप Yes, चाहे sir. 2500 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 लिखो या 2500 डिवाइडेड बाय 2 लिखो, एक ही बात है। Yes, sir. तो मैंने कहा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा जितनी यूनिट आप मंगवाते हो उसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी थी आपने निकाल रखी थी? 0.16. 0.16। तो अब आप मुझे बता दीजिए कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कैरिंग कॉस्ट 200. 200। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट हो गई 20,400। पक्का? Yes, sir. Yes. चलिए अब मैं आपको दूसरी बात समझा। ये तो तब आई जब हमने क्वेश्चन वाला चीज फॉलो किया। अब मान लो कनिका कहती है कि सर मैं तो नहीं मानती ये सही है, मैं तो 1000 करके मंगवाऊंगी, मैं तो 10,000 यूनिट। बेटा 20,000 प्लस 200 प्लस 200, कृष्णा 20,000 प्लस 200 और प्लस 200 टोटल हो गया 20,400। क्लियर? कृष्णा क्लियर है? आगे बढ़ू? हाँ एनुअल है बेटा, 200 एनुअल है, 200 एनुअल है, पूरे साल में ही तुम दोगे 4 ऑर्डर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। कनिका कहती है कि सर मैं तो 2500 नहीं मंगवाऊंगी, मैं तो एक बार में 1000 यूनिट मंगवाऊंगी। एक बार में कितनी यूनिट मंगवाऊंगी? एक बार में 1000 यूनिट ही मंगवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर एक बार में 1000 मंगवाएंगे तो भी पूरे साल में कितनी मंगवाएंगे? कनिका पूरे साल में कितनी मंगवाओगे? 10,000. 10,000 पूरे साल में तो 10,000 ही मंगवाएंगे। और एक यूनिट कितने रुपए में आएगी? 2 rupees. मैंने कहा था परचेज कॉस्ट सेम रहती है, तो कितने की आ गई? 20,000। तो ये तो वैसे लगा, इसीलिए तो ये कहते हैं कि परचेज कॉस्ट को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। कनिका पूरे साल में मंगवानी है 10,000 और एक बार में आप मंगवा रहे हो 1,000, तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 10 times. 10 टाइम्स। एक ऑर्डर की कॉस्ट आती है 50 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 500. 500। वेरी गुड। चलिए फिर इन्होंने कहा कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। बेटा इस बार आपने एक साथ कितनी यूनिट मंगाई है? 1000. 1000। तो जिस दिन आपने मंगाई होगी उस दिन 1000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, 0.16, 80 rupees. 80 रुपीज। तो देखो स्टॉक कम मंगवाने से ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई और कैरिंग कॉस्ट कम हो गई। टोटल कितना आया?
20,580। अब मुझे बताओ 2500 मंगवाने में फायदा है या 1000 मंगवाने में फायदा है? 2500 2500 मंगवाने में फायदा है, क्योंकि उसमें कॉस्ट कितनी आती है? 20,400 और इसमें आती है 20,580। डन? यस सर। चलो, ये तो बात हो गई कनिका की। अब ये जो एकता है ना, ये कहती है सर मुझे तो अभी भी समस्या है। क्या समस्या है? बोले सर आपने कम तो करके बता दिया, मुझे तो ज्यादा करके बताइए। मैं तो 5000 यूनिट मंगवाऊंगी एक बार में। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। तुम एक बार में 5000 मंगवाओगी, पूरे साल में कितने मंगवाओगी? 10,000 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने पैसे लगेंगे? कितने पैसे लगे? 20,000। ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे? कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे एक का? 20 और 20 कैसे? पूरे साल में 10,000 मंगवानी है, अब 5,000 एक बार में मंगवाते हैं। सर दो ऑर्डर देने पड़ेंगे, 2 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑर्डर्स को 50 रुपए से, तो आपके कितने पैसे लगेंगे? 100 100 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। चलिए, लेकिन कैरिंग कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी। इस बार आपकी यूनिट हो जाएगी 5,000। 5,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.16। 400 कितना? 400 400। ओके, तो टोटल बताइए कितना हो गया? 500 20,500। बताइए कौन सा आंसर सही लगेगा? सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? 20,400 20,500। ये वाला जिसपे कॉस्ट आ रही है 20,400, इसका मतलब 2,500 यूनिट वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला कह रहा था वो एकदम सही कह रहा था कि उसके हिसाब से आप चलोगे तो आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि आपकी परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आपकी परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, तो अगर आप फॉर्मूले के साथ जाओगे तो आपकी ये वाली जो दोनों कॉस्ट है वो सबसे कम यहां पे आएगी। देखो डिफरेंस केवल किस कॉस्ट का है? ये वाली कॉस्ट इन दोनों का टोटल लगाएं तो ये हो गई 500 रुपए, ये हो गई 580 रुपए, और ये दोनों हो गई 400 रुपए। तो सबसे कम यहां पे आई ना। यस सर। एक बात और, आपको एक कोइंसिडेंस दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या? दोनों सेम है। दोनों सेम है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये हमेशा, अगर आप ईओक्यू के लेवल पे जाके चेक करेंगे तो ये दोनों कॉस्ट हमेशा सेम होगी। ये पक्का है, कंफर्म है। ठीक है? यस सर। तो अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि आपका जो ईओक्यू आया है वो सही आया है नहीं आया, तो आप ये दोनों कॉस्ट निकाल के चेक कर लें। अगर ये दोनों कॉस्ट बराबर आ रही है, इसका मतलब आपका ईओक्यू एकदम सही है। डन? समझ गए? ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में करवाया है ये काम। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, ये तो मैंने केवल आपको कंफर्म करने के लिए। आगे चल के अपन को ये काम भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि कई क्वेश्चन में पता है वो क्या कहेगा, परचेज कॉस्ट चेंज हो गई। अब भाई परचेज कॉस्ट चेंज हो गई तो कैसे पता चलेगा? अब फॉर्मूला सही है या नहीं है वो तो पता ही नहीं चला। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो भी निकालना पड़ेगा और चेंज के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा। फिर हमें ये फॉर्मेट बना के चेक करना पड़ेगा। डन? तो समझ गए? जब तक परचेज कॉस्ट के बारे में कुछ ना बोला हो, मतलब परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो फॉर्मूले से आंसर आता है उसको मान लो और आगे बढ़ जाओ। पक्का? यस सर।
क्लियर है? कनिका, कृष्णा, अनन्य, Yes, sir. चलो तो यहां तक की बात तो हमने कर ली। अब हम चलते हैं आगे। 1 मिनट वेट कीजिए बेटा, जस्ट 1 मिनट। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपन। हाँ जी साहब, एक एग्जाम्पल और करें क्या, पता चले आपने कितना सीखा है। हाँ Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब हम बेटा ये हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है ना, पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल पूरा, तभी तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो सकते हैं। यहां तक कि आप एग्जाम में भी आपको पूरा पेपर प्रैक्टिकल मिल जाता है, केवल एमसीक्यू को छोड़ के। तो एमसीक्यू में तो वैसे भी पूरे नंबर मिलते हैं, तो इसलिए ये इतना फायदेमंद है कि आपको पूरा प्रैक्टिकल करते जाना है लास्ट। चलिए, तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आप एक एग्जांपल और लिखिए। एनुअल कंजम्पशन आप लिखिए, एग्जांपल नंबर 2। आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। एनुअल कंजम्पशन 18,250 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन है 18,250 यूनिट्स। परचेज प्राइस है ₹36.50 पर यूनिट। एक यूनिट की परचेज प्राइस है 36.50। ठीक है सर, ये भी लिख दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है ₹50। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए। और फिर ये बोलता है साहब स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 20% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट का 20% स्टोरेज कॉस्ट है। और क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट EOQ। ये लीजिए साहब, आंसर निकाल के बताइए जल्दी से। सर, हाँ ये परचेज प्राइस 36.50। हाँ 36.50 ₹36.50। ओके, EOQ निकालने का पहला काम होता है 2AO/C। फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूले में कैसे रखोगे? फॉर्मूले में 2 का मतलब 2, A का मतलब 18,250, O का मतलब 50, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 36.50 का 20%। सर 500। आंसर इज 500 यूनिट्स। परफेक्ट, बस खत्म। अब देखो इतना सा आंसर होता है, इतने से आंसर के आपको 4 नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में, समझ गए? लेकिन इतने से आंसर के लिए जो हमने पीछे सारी चीजें समझी है वो समझना बहुत जरूरी है। डन? क्लियर है सभी को? यस सर। कनिका, एकता, जल्दी से बताएं। यस सर। चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करें क्या? हाँ जी, यस सर। पक्का कर सकते हैं? हाँ सर। चलो,
तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब तो मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, एनुअल कंजम्पशन है 3200 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन है 3200 यूनिट्स। एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या है? एक यूनिट की परचेज कॉस्ट है साहब 6 रुपीज। एग्जाम्पल नंबर 3, एक यूनिट की परचेज कॉस्ट है 6 रुपीज। फिर ये बोलता है, अब इसमें इस बार वर्ड क्या लिखा है? देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह इसने क्या लिख दिया, मैं नाम चेंज कर रहा हूं जिससे कि आप सारे नाम की आपको आदत हो जाए। इसने बोला प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है माल की व्यवस्था करना, मतलब माल मंगवाना। कितने रुपए बोला प्रोक्योरमेंट कॉस्ट? प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ₹150, 50 से बढ़ा के कर दी 150। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट है 25%। कैरिंग कॉस्ट कर दी 25%। फटाफट से आंसर बता दीजिए। आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3200 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 6 Sir, का 800. 25%। हाँ जी, 800. आंसर इज 800 यूनिट्स। क्लियर है सभी को ये आंसर? यस सर। चलो, मैं इसी क्वेश्चन में आपसे एक आंसर और पूछता हूं। मुझे बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको पूरे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? आप एक बार में 800 मंगवाते हैं तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? Sir, 4. 4। बिल्कुल, वेरी गुड। 3200 डिवाइडेड बाय 800, तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 4 ऑर्डर्स। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर है ये बात? Yes, sir. एकता, कनिका, यस कृष्णा, सर। चलो एक छोटी सी बात और पूछता हूं मैं, इसी के आगे की बात। मैं देखता हूं आप कितना कैच कर पाते हैं। मुझे ये भी बताइए, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में, मतलब आप साल में 4 बार ऑर्डर देंगे तो पहले ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर देने के बीच में कितने टाइम का गैप होगा? Sir, 3 months. 3 मंथ्स। अनन्या कह रहा है 3 मंथ्स, बाकी लोग भी बताएं। आप पूरे साल में 4 ऑर्डर देते हैं तो पहले ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा? 3 मंथ्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, और इन 12 मंथ्स में आपको 4 ऑर्डर देने हैं, 4 ऑर्डर्स देने हैं। तो एक ऑर्डर कितने महीने से दिया जाएगा? एक ऑर्डर दिया जाएगा 3 मंथ से। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हमने पढ़ा था माल कब मंगवाना चाहिए, आज हमने पढ़ा है माल कितना मंगवाना चाहिए। दोनों बात समझ गए? Yes, sir. ठीक है। आज आपको इसकी नोट्स की शीट भी मिल जाएगी, पीडीएफ तो आपको आज मिल जाएगी, हार्ड कॉपी फिर 1 वीक में आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है बेटा? क्लियर? यस Yes, sir. चलिए, तो आज की क्लास अपन ये वाली क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप 11 o'clock इसी लॉगिन पे दोबारा ज्वाइन करेंगे अकाउंट्स की क्लास के लिए। ठीक है? ओके, 10 मिनट आप गैप ले Yes, सकते sir. हैं।
10 मिनट के बाद 11 o'clock आप इसी लॉगिन पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अपन मिलेंगे अकाउंट्स की क्लास के साथ। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.